कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 भाग 1 में हमने पहला और दूसरा सवाल को हल किया है। भाग 2 में हम प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का तीसरा सवाल है प्रश्न संख्या 3। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D, जहाँ C वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, और D वृत्त का व्यास। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हमें दिखाना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर C/D होता है। अब हमें पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका निराकरण इस प्रकार से करेंगे कि C वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि नापने का कोई एक पैमाना या माप होता है। हम ऐसे लिखेंगे, हम किसी रेखा की लंबाई, हम किसी रेखा की लंबाई जब किसी उपकरण से मापते हैं, जब किसी उपकरण से मापते हैं तो हमें उसका अनुमानित माप ही प्राप्त होता है। तो हमें उसका अनुमानित माप ही प्राप्त होता है। इसलिए C और D एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए C और D एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि पाई बराबर C/D होता है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 हल हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। प्रश्न संख्या 4, करड़ी में 9.3 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम संख्या रेखा पर दिखाने के लिए करड़ी के जो मान होते हैं उनको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए देखिए किस तरह से दिखाते हैं। सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की माप का यहाँ से 9.3 माप का एक रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए रेखा है A और B। फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी
बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। उस बिंदु को मान लीजिए सी बिंदु है। ये हो गया सी बिंदु। अब हम ए बी 9.3 सेंटीमीटर है और बी सी 1 सेंटीमीटर है। मतलब ए सी पूरा जो ए सी का मान है वह हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी का लंबार्धक करना है। ए सी का लंबार्धक करने के लिए हमें पता है, पहले सी बिंदु को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे। सी बिंदु को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे। पुनः ए बिंदु को केंद्र मान करके उसी चाप से उसी दूरी से दूसरा चाप काटेंगे और इसको हम ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसको मिला देंगे। एसी रेखा को हम मान लेते हैं ओ बिंदु पर काटते हैं। एसी रेखा को ये चाप वाली रेखा जो हमने मिलाया है यह ओ बिंदु पर काटता है। पुनः ओ को केंद्र मान करके ए ओ दूरी लेकर प्रकार में ए ओ दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना करते हैं जो ए और सी से होकर के जाता है। इस तरह से हमने रचना कर दिया। अब बी बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। बी बिंदु पर हम चाँदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना लेंगे। नब्बे अंश का कोण बनाएंगे चाँदी की सहायता से और इसको हम एक लंब बी बिंदु पर खींचेंगे। जो अर्धचाप को डी बिंदु पर काटता है। जो अर्धचाप हमने खींचा है ए और सी से होकर के वह डी बिंदु पर उसको काटता है। पुनः हम बी बिंदु को केंद्र मान करके प्रकार में बी डी की दूरी भर करके एक चाप काटेंगे जो ये मान लीजिए ए अक्ष है। ए अक्ष रेखा को ई बिंदु पर काटता है। जो ए अक्ष जब हमने बी बिंदु को केंद्र मान करके बी डी त्रिज्या का एक चाप काटा तो वह ए अक्ष रेखा को ई बिंदु पर काटता है। इस तरह से बी ई ये जो बी और ई की दूरी है यह करड़ी में 9.3 सेंटीमीटर हो गया। ये बी ई की दूरी करड़ी में 9.3 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से हमें संख्या रेखा पर जब करड़ी वाले किसी अंक को दिखाना होता है तो हम इसी तरह से हल करेंगे। अब इसका हमने क्या क्या किया है इसकी हम रचना लिख लेंगे। अब जो हमने जिस प्रकार से हमने जो किया है उसी तरह से हम इसकी रचना लिख देंगे कि हमने क्या किया। यहाँ कर देंगे ऐसे रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या किया था, ए बी रेखा खींचा। सर्वप्रथम ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर की
रेखा खींचा। AB रेखा को BC बराबर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। AB रेखा को 1 सेंटीमीटर हमने C बिंदु तक आगे बढ़ा लिया। AC का लंबार्धक खींचा जो AC रेखा को O बिंदु पर काटता है। O को केंद्र मान करके AC एक अर्धवृत्त खींचा। O को केंद्र मानकर AC से होती हुई एक अर्धवृत्त खींचा। फिर क्या करेंगे, AC रेखा को X तक आगे बढ़ाया। AC रेखा को X बिंदु तक आगे बढ़ा लेते हैं। बिंदु B पर नब्बे अंश का कोण बनाती हुई BD रेखा खींचा जो कि अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटता है। पुनः B को केंद्र मानकर BD दूरी लेकर एक चाप काटा। जो AX रेखा को E बिंदु पर काटता है। X रेखा को E बिंदु पर काटता है। यहीं BE बराबर √9.3 होगा। यहीं BE की जो दूरी है यह √9.3 होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। प्रश्न 5 है, इसका हरों का परमेयीकरण करना है। तो इसमें दिया हुआ है 1/√9
करड़ी में 7, 1/7 करड़ी में 7 दिया हुआ है। इसके हरों का परिमेयीकरण करना है, हर को हमें परिमेय बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 करड़ी में 7 दिया है तो हम करड़ी में 7 के ऊपर का करड़ी में 7 नीचे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा करड़ी में 7 में 1 का गुणा करेंगे करड़ी में 7। हमें पता है करड़ी में 7 का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा करड़ी में 7/7। इस तरह से हमने हर का परिमेयीकरण कर लिया। ये 5वां का पहला सवाल था। दूसरा नंबर देखिए, 1 करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 ऐसे दिया हुआ है। तो हमें हर का परिमेयीकरण करना है। तो इस तरह से अगर करड़ी में सवाल दिया हो, हर का परिमेयीकरण करना हो, तो हम निशान को उल्टा करके, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस दिया है तो प्लस करके गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणित्ते हो जाएगा करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। यहाँ कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 गुणित्ते करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। इस तरह से ऐसे हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। तो फार्मूला हमें पता है, a ऋण b, दूसरे कोष्टक में a धन b बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये सूत्र हमें पता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b a प्लस b। तो उसी सूत्र से हम इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। इस तरह से हो जाएगा करड़ी में 7 धन करड़ी में 6/7 का वर्ग कितना होता है, करड़ी में 7 का वर्ग 7 ही होगा, ऋण करड़ी में 6 का वर्ग 6 होगा। इस तरह से हो जाएगा करड़ी में 7 धन करड़ी में 6/7 में से 6 गया 1। इस तरह से हमारा सवाल हल हो गया। इसके हर का हमने परिमेयीकरण कर लिया। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। ये इसका आंसर हो गया। देखिए तीसरा सवाल इसमें देखते हैं, 1 करड़ी में 5 धन करड़ी में 2, करड़ी में 5 धन करड़ी में 2। तो इसको हम सरल करेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए वही काम पुनः करेंगे। 1 गुणित्ते करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2, ये हो जाएगा करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 है, ये हो जाएगा करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2। निशान को बदल करके हम वहीं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी वहीं होगा। देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो ऊपर जो हमने फार्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसी फार्मूला से हम हल कर लेंगे। ये हो जाएगा करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2, 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब करड़ी में 5 का वर्ग माइनस करड़ी में 2 का वर्ग। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2 बटे करड़ी में 5 का वर्ग 5 ऋण करड़ी में 2 का वर्ग 2। ये हो जाएगा करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2 बटे 5 में से 2 गया 3। ये तीसरा सवाल आपका सरल हो गया। इसमें चौथा नंबर दिया हुआ है, 1 बटे करड़ी में 7 ऋण 2। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 1 बटे करड़ी में 7 ऋण 2 गुणित्ते करड़ी में 7 धन 2 बटे करड़ी में 7 धन 2। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 7 धन 2 बटे, देखिए a माइनस बी a प्लस बी यहाँ भी वैसे ही है, तो ये हो जाएगा a का वर्ग, मतलब करड़ी में 7 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग बराबर करड़ी में 7 धन 2 बटे करड़ी में 7 का वर्ग 7 होता है, ऋण 2 का वर्ग 2 दूना 4। तो इस तरह से हो जाएगा करड़ी में 7 धन 2
बटे 7 में से जो 4 गया 3। इस तरह से प्रश्नावली 1.5 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लेसन अब हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले लेसन में प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।